हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के अध्याय 7 के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके पहले हमने अध्याय 6 तक चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप जाके देख लेंगे। तो प्लीज़ साथियों, सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। अब ये चैप्टर भाग 1 के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 7 पाठ का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो पहली हेडिंग क्या है? सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? आप लोग ध्यान से हमारे साथ अध्ययन करिए। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी, परंतु केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। इसे क्या कहते हैं? सुरक्षा। अब सुरक्षा की धारणाएं क्या हैं? पहला आता है इसमें पारंपरिक धारणा, बाहरी खतरा, सैन्य हमला, जनसंहार। सैन्य का मतलब सैनिक, जनसंहार का मतलब लोगों की हानि हो जाना, जनसंहार के अंतर्गत आता है। तो साथ ही उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसी में शक्ति संतुलन, गठबंधन, शस्त्रीकरण। नंबर 2 आंतरिक खतरा, कानून व्यवस्था, अलगाववाद, गृह युद्ध। दूसरा क्या है? गैर पारंपरिक धारणा। इसके अंतर्गत मानवता की सुरक्षा, व्यापक अर्थ में भूखा, महामारी और प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा। नंबर 2 क्या है? सेकंड देखिए, विश्व सुरक्षा। इसके अंदर नवीन चुनौतियों, आतंकवाद, बीमारियों, जलवायु संकट से सुरक्षा शामिल है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे देखिए। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा, बाहरी सुरक्षा क्या है? इस धारणा से हमारा तात्पर्य है राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। तो साथियों, अब जो लोग कक्षा 11 पास करके इंटरमीडिएट यानी 12 में चले गए हैं, उनको इसका अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर आप विस्तार से पढ़ लेंगे, आपको क्वेश्चन समझने में और वहाँ एग्जाम में करने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आप इसे लगेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है। नंबर 2 सुरक्षा के पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा। इस धारणा से हमारा तात्पर्य है देश के भीतर अंदरूनी खतरों से, जिसमें आपसी लड़ियां, गृह युद्ध, सरकार के प्रति असंतुष्टि से है। यह सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसमें अपने ही देश के लोगों से खतरा होता है। अब सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है? अब आगे देखिए। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो किसी एक देश नहीं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, और इनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसे खतरे जो कि पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक हो, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, निर्धनता, महामारी, आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या, बढ़ती हुई जनसंख्या आदि, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब क्या है? गैर पारंपरिक धारणाएं क्या है? सुरक्षा की गैर पारंपरिक धारणाएं सैन्य खतरों से परे जाती हैं।
जिनमें मानव अस्तित्व की स्थिति को प्रभावित करने वाले खतरों और खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। साथियों, स्क्रीनशॉट लेते रहें आप। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ग्लोबल वार्मिंग मतलब है कि क्या, जैसे बादल, वर्षा, पानी ज़्यादा होना, यही सब होता है ग्लोबल के अंतर्गत। अब आगे क्या है साथियों, सुरक्षा के गैर पारंपरिक विचारों को मानव सुरक्षा या वैश्विक सुरक्षा कहा गया है। मानव सुरक्षा से हमारा मतलब है कि राज्यों की सुरक्षा से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा। मानव सुरक्षा की संकीर्ण अवधारणा के समर्थकों ने व्यक्तियों को हिंसक खतरों पर ध्यान केंद्रित किया है। दूसरी ओर मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणा के समर्थकों का तर्क है कि खतरे के एजेंडे में भूख, बीमारी, प्राकृतिक आपदा शामिल होनी चाहिए। वैश्विक सुरक्षा का विचार 1990 यानी 1990 के दशक में ग्लोबल वार्मिंग, एड्स और इतने पर जैसे खतरों की वैश्विक प्रकृति के जवाब में उभरा। किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में विकल्प, बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। चलिए देखिए कौन-कौन है, अब आगे मैं बताता हूँ। क्या है? नंबर 1 क्या है? आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। अब उसके बाद आत्मसमर्पण। नंबर 2, दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहमकार हमला करने के बाज आए या युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाएं, अथवा इतना चीज होना चाहिए। नंबर 3 क्या है? हमलावर को पराजित कर देना। एक तो आप हमलावर को पराजित कर दें, एक तो आत्मसमर्पण कर दें, एक दूसरा जो मैंने बताया ए पक्ष है। अब आगे क्या है? अपरोध क्या है? अपराध, अपराध या अवरोध। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। और रक्षा क्या है? युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। अब आगे क्या है? परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व। शक्ति संतुलन। नंबर 1 शक्ति संतुलन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब इसके शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन। और नंबर 2 गठबंधन बनाना। शक्ति संतुलन क्या होता है? कोई देश अपने ऊपर होने वाले संभावित युद्ध या किसी अन्य खतरों के प्रति सदैव संवेदनशील रहता है। वह कई तरीकों से निर्णय अथवा शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता रहता है। अपने ऊपर खतरे वाले देश से शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए वह अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता है, आर्थिक और प्रौद्योगिकी शक्ति को बढ़ाता है और मित्र देशों से ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संधियां करता है। अब आगे क्या है? गठबंधन बनाना। गठबंधन का मतलब है दोनों आपस में मिलकर के देश चलाएं। अब क्या है? गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है और ऐसे गठबंधन को यह बात बिल्कुल स्पष्ट करती है कि खतरा किससे है, किसी देश अथवा गठबंधन की। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए अब ये यहीं तक था। अब इसके बाद हम बताते हैं। और तो साथियों
इसके बाद थोड़ा और देख लीजिए, यहाँ पर आपको समझना और है इसी का। देखो, गठबंधन का आधार, किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। नंबर एक था। नंबर दो देखिए, गठबंधन राष्ट्र हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदल जाने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। अब आगे क्या है, एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां। नेक्स्ट देखिए, एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी चुनौतियों चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले दो यूरोपीय देशों के मुकाबले दो, चलो यहीं तक था। अब उसके बाद दो हैं, क्या क्या है, नंबर एक, यानी यूरोपीय देशों के दो मायनों में विशिष्ट थी। नंबर एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी। नंबर दो, इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में युद्ध नीति, सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। इसमें न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह परवर्ती विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है। नंबर एक, किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। नंबर दो, इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों को सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए आगे क्या है साथियों, नंबर तीन, युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को ना मारे। जो आत्मसमर्पण कर दे, हथियार डाल दे आपके पास, तो उसको नहीं मारना चाहिए। चलिए आगे क्या है, सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। नंबर पाँच, सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। अब आगे क्या है, खतरे के नए स्रोत, खतरों के कुछ नए स्रोत सामने आए हैं जिनके बारे में दुनिया काफ़ी हद तक चिंतित है। इनमें आतंकवाद, मानवाधिकार, वैश्विक गरीबी, पलायन और स्वास्थ्य महामारी शामिल है। आतंकवाद राजनीति हिंसा को संदर्भित करता है जो नागरिकों को जानबूझकर और अंधाधुंध निशाना बनाता है। मानवाधिकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला राजनीतिक अधिकार है, दूसरा आर्थिक और सामाजिक अधिकार है, और नेक्स्ट देखिए तीसरा तीसरा प्रकार उपनिवेशित लोगों का अधिकार है। एक अन्य प्रकार की असुरक्षा वैश्विक गरीबी है। अमीर राज्य अमीर हो रहे हैं जबकि गरीब राज्य गरीब हो रहे हैं। दक्षिण में गरीबी ने भी उत्तर में बेहतर जीवन, विशेषकर बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर पलायन किया है। नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य महामारी जैसे HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम सार्स प्रवासन के माध्यम से देशों में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा की अवधारणा के विस्तार का मतलब सब कुछ शामिल करना नहीं है। सुरक्षा समस्या के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समस्या को न्यूनतम सामान्य मानदंड साझा करना चाहिए। अब आगे क्या है, सहयोग मूलक सुरक्षा, सुरक्षा के कुछ मुद्दों से निपटने के लिए सैन्य
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब आगे क्या है, अब आगे देखिए, सैन्य मदद ली, यानी निपटने के लिए सैन्य मदद ली जा सकती है, लेकिन गरीबी, पलायन आदि मुद्दों से निपटने में इसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी रणनीतियों को तैयार करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होता है, जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महाद्वीपीय या वैश्विक हो सकते हैं। सहकारी सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के अन्य खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट नंबर है, क्या है, लेकिन सहकारी सुरक्षा भी अंतिम उपाय के रूप में बल के उपयोग को शामिल कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तानाशाही से निपटने के लिए बल के उपयोग को मंजूरी देनी पड़ सकती है। अब भारत की सुरक्षा रणनीति क्या है? भारतीय सुरक्षा रणनीति 4 व्यापक घटकों पर निर्भर करती है। चलिए आगे, पहला क्या है, सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक है, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संघर्षों में शामिल रहा है। नंबर 2, भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना है। नंबर 3, भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। चौथा घटक क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करना है कि नागरिकों का विशाल जनसमूह गरीबी और दुख से बाहर निकल जाए। अब आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण नोट। हथियार नियंत्रण, यह हथियार के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। निरस्त्रीकरण, यह सामूहिक विनाश से बचने के लिए कुछ प्रकार के हथियारों को छोड़ने के लिए कहता है। आगे क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक प्रक्रिया जिसमें विभिन्न देश अपने सैन्य योजनाओं के बारे में एक दूसरे को, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, दूसरे को हाँ, अब देखिए यहाँ से एक दूसरे को सूचित करके प्रतिद्वंदी देशों के साथ विचार और जानकारी साझा करते हैं। वैश्विक गरीबी क्या है, यह एक देश को कम आय और कम आर्थिक विकास से पीड़ित होने के लिए संदर्भित करता है, जिसे कम से कम विकसित या विकासशील देशों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। अब आगे क्या है, प्रवासन, यह कुछ विशेष कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य में मानव संसाधनों की आवाजाही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए ये जो है पूरा हो गया। चलिए प्रवासन, लास्ट में क्या है, प्रवासन, प्रवासन फिर से दे रहा हूँ, यह कुछ विशेष कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य में मानव संसाधनों की आवाजाही है। तो साथियों इसी के साथ ये चैप्टर हुआ पूरा, और इसका अध्ययन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास अब 11 में थे अब 12 में पहुंच गए हैं, उनको अध्ययन करना यह आवश्यक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अगर विस्तार से आप पढ़े हैं तभी आप अच्छे नंबर से पास होंगे और आपको क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा के आए वहाँ समझने में आसानी रहेगी। तो प्लीज़ साथियों इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिए और इस पे साथियों कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अब इसके हम MCQ क्वेश्चन जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अभी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।